इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। चैप्टर 4 विद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पढ़ने से पहले हम पदार्थों के बारे में पढ़ लेते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है ना। तो कुछ पदार्थ तो जिनमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, कुछ पदार्थ जिनमें नहीं होती है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कभी तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हैं, कभी नहीं करते हैं टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से। तो हमारे पास में बेसिकली जो पदार्थ है वो 3 प्रकार के हैं। इनमें हमारे पास में आता है सबसे पहले चालक, जिसे हम कहते हैं कंडक्टर। फिर आता है हमारे पास में कुचालक, इसे हम कहते हैं इंसुलेटर, और फिर आता है हमारे पास में अर्धचालक। चालक, कंडक्टर्स, ठीक है, सभी धातुएं जितनी भी है वो सब चालक हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुचालक, इंसुलेटर, इंसुलेटर है, और अर्धचालक जो है वो सेमीकंडक्टर्स है। सेमीकंडक्टर्स, इनके लिए हमारे पास में चैप्टर है आगे 15 नंबर चैप्टर जो आगे पढ़ेंगे। 16 नंबर चैप्टर है जो आगे पढ़ेंगे। हमारे पास में बेसिकली इसमें क्या है, 2 चीज़ें हैं, चालक और कुचालक। चालक वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह होता है। आवेशों का प्रवाह ए बिंदु से बी बिंदु तक होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह होता है क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। दूसरा, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तब भी ये क्या है, चालक है। चालक वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, आवेशों का प्रवाह होता है और धारा प्रवाहित होती है। तो हमारे पास में धातुएं हैं, सॉल्ट वाटर है ना, नमक का घोल जिसको हम कह रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी है वो सब आपके पास में चालक होते हैं। और आपके पास में मनुष्य की बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, मनुष्य का शरीर, वो भी आपके पास में चालक होता है। धरती, पृथ्वी, ये भी एक चालक है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में आता है कुचालक। तो इनमें आप चालक में आपको एक तो शरीर, मानव शरीर, और विद्युत अपघट्य, और पृथ्वी, ये 3 चीज़ें आपको और याद रखनी है धातुओं के अतिरिक्त। तो ये सब क्या आपके पास में चालक होते हैं। अब कुचालक क्या होते हैं, जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता है, आवेश गति नहीं करते, तो आवेशों का प्रवाह होता ही नहीं है। अगर आवेशों का प्रवाह ही नहीं होता है तो इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें बद्ध इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इनमें कौन कौन है आपके पास में, इसमें आपके पास में है आसुत जल, शुद्ध पानी जिनमें नमक नहीं है, सॉल्ट नहीं है ना, कुछ भी, केवल H2O, वो क्या है, उदासीन है, आसुत जल है, ठीक है। दूसरा आपके पास में इसमें क्या है, माइकास, अब्रजिस, प्लास्टिक, रबर, एबोनाइट, ठीक है। ये सब आपके पास में कुचालक पदार्थ होते हैं, ठीक है। इनको इंसुलेटर भी कहते हैं, और आगे चल के इनका एक रूप पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे परावैद्युत, परावैद्युत पदार्थ, इनका ही एक रूप है, ठीक है। चालक में क्या, कुचालक में क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट नहीं दिखा पाते हैं, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत क्षेत्र में भी, विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव दर्शाते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, आवेशों को ट्रांसमिट करते हैं, खुद तो कुछ नहीं करते हैं, उनमें खुद में तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन आवेशों को ट्रांसमिट करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालक बेसिकली हमारे पास कौन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये 2 अर्धचालक है आपके पास में, है ना। करते क्या है,
ये रूम टेम्परेचर पे है। सामान्य टेम्परेचर जो होता है हमारे पास वो 23 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस टेम्परेचर पे तो क्या होता है, ये कुचालक के समान व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वैसे ये चालक के समान व्यवहार करने लग जाते हैं। इसकी डिटेल हमारे पास में है 60 नंबर चैप्टर में, बैंड चौड़ाई के आधार पर इसको हम पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, परावैद्युत पदार्थ हमें जो पढ़ना है आज का टॉपिक, क्योंकि वही इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हमारे पास में टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ। क्या होते हैं परावैद्युत पदार्थ? तो बेसिकली जो इंसुलेटर्स होते हैं, जो कुचालक होते हैं, उन्हें ही हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ जिनमें धारा या आवेशों का प्रवाह नहीं होता, धारा या आवेशों का प्रवाह नहीं होता, परंतु जब इन्हें किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है तो ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को व्यक्त करते हैं, है ना, इनको बताते हैं। तो ये क्या करते हैं, आवेशों को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद में अब ये कितने प्रकार के हैं, तो ये भी दो प्रकार के हैं आपके पास में। एक तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और एक है अध्रुवीय नॉन पोलर। दोनों में अंतर क्या है, ये देखिए। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, देखिए एक अणु है जिसमें आपके पास में प्लस और माइनस दोनों प्रकार के चार्ज पड़े हैं, है ना। एक अणु मिला है जिसमें एक प्लस का तत्व है, एक माइनस का तत्व है, दोनों है। अब प्लस का जो केंद्र होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो वितरण केंद्र होता है ऋणात्मक आवेशों का, वो एक पॉइंट पर है और धनात्मक आवेशों का भी एक पॉइंट पर है। अगर ये दोनों केंद्र एक ही लाइन पे नहीं होते हैं, संपाती नहीं होते हैं, तब तो ध्रुवीय परावैद्युत, है ना। और अगर संपाती होते हैं तो अध्रुवीय परावैद्युत। तो ऋणावेश और धनावेश का केंद्र अगर संपाती होता है तो हम उसे कहते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अगर संपाती होता था और संपाती नहीं होता है, यानी कि एक लाइन में नहीं होता है, तो उसे कहते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। संपाती नहीं होता है, संपाती नहीं और संपाती है, ठीक है। संपाती है, संपाती नहीं है, ऐसे आए। ये दो चीजें आपके पास में पता होगी। तो संपाती है, संपाती नहीं है। अब इसमें संपाती है और इसमें संपाती नहीं है, क्यों? क्योंकि जो आपके पास में मॉलिक्यूल है उसमें अणुओं की सिमेट्री नहीं है ना। साइज शेप है उनका जो लगभग एक जैसा नहीं है, उनका सिमिलर नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके पास में संपाती नहीं होंगे। लेकिन इनमें ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं तो संपाती होता है। तो जो संपाती नहीं है उसका एग्जाम्पल हमारे पास में है HCl और H2O। अगर मैं HCl बनाऊं तो HCl का अणु होता है इतना सा, और अगर मैं H प्लस बनाऊं तो उसका अणु है छोटा सा इतना सा, और Cl का बनाऊं तो Cl होता है इतना, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया H, ये हो गया हमारे पास में Cl। तो Cl का मॉलिक्यूल, Cl का सेंटर ये रहा माइनस का, और प्लस का सेंटर ये रहा। अब ये माइनस चार्ज का सेंटर है, ये प्लस क्यू चार्ज का, बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, है ना। ये है, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है। अब दूसरा H2O, O आपके पास में ये है, इसका सेंटर ये रहा, ये H और ये भी H का ये रहा HO, ठीक है। तो ये द्विध्रुव एक, ये दूसरा द्विध्रुव। इस वाले द्विध्रुव की डायरेक्शन, ये जो प्लस माइनस प्लस, इस वाले द्विध्रुव की डायरेक्शन आपके पास में माइनस से प्लस, यानी कि इस तरफ है, P1 मान लो इसको, और इस वाले द्विध्रुव की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि इसको P2 मान लो। तो इसका नेट जो होगा परिणामी द्विध्रुव वो इधर होगा,
इस तरीके से H2O बनता है। ठीक, अब संपाति की बात कर लेते हैं। तो H2 एक जैसे, N2 एक जैसे, CO2 एक जैसे। H2 कैसा, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, दोनों यहाँ पे, ठीक है। H2O नहीं है, H2 है, हाँ। N2 का भी ऐसा होगा। और CO2 का कैसा होगा, तो 1 2 और 3, इसका सेंटर ये, इसका ये, इसका ये O है, ये C है, ये C है, तो एक ही नहीं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, CO2 जो हमारे पास में है, इसका एक मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है इसमें हमारे पास में, है ना। अब इसमें देखो, यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक अणु का वो शून्य नहीं है, इसमें भी शून्य नहीं है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें शून्य होगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो टोटल जो पी नेट जो आएगा हमारे पास में वो क्या होगा, ठीक है। इसमें भी दोनों धनावेश है, इसका भी, लेकिन इनका नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये बात ध्यान। तो इनमें अणु जो होते हैं वो एक द्विध्रुव के समान व्यवहार करने लगते हैं। आपको पहले बता चुका है, द्विध्रुव जो होता है वो विद्युत क्षेत्र बताता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है, उसकी कैलकुलेशन हमने कर रखी है। तो अब आपको ये पता चल रहा है कि जो पराविद्युत पदार्थ जो इंसुलेटर होते हैं उनमें विद्युत क्षेत्र का प्रभाव किस प्रकार दर्शाया जा रहा है इन द्विध्रुव के कारण। इनको कहते हैं हम आणविक द्विध्रुव, आणविक विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। जब आगे हम चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे तब अलग पदार्थों के लिए हम यूज में लेंगे। तो यह आणविक विद्युत द्विध्रुव और इन्हीं के कारण हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव दर्शाएंगे, ठीक है। अब इस पदार्थ की बात कर रहा हूँ, इस पदार्थ को जब विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा जाता है तब ये कैसा होता है उसकी बात करते हैं। ध्रुवीय पदार्थ को जब विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा जाता है तब उस कंडीशन में इसके आणविक द्विध्रुव अनियमित रूप से रखे होते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो शून्य होता है। इसलिए ये बिना विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, बिना विद्युत क्षेत्र के ये विद्युत प्रभाव नहीं दर्शा पाते। लेकिन जैसे ही इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, इधर प्लस इधर माइनस, इस पदार्थ को जैसे विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है वैसे ही क्या करते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र इन आणविक द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास। साम्य अवस्था पढ़ाई मैंने पिछले लेक्चर में आपको, पिछले चैप्टर में। साम्य अवस्था का मतलब द्विध्रुव की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए। अब ये जितने भी द्विध्रुव है इनकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में कैसे होगी कि भाई इसका माइनस प्लस की ओर हो और प्लस माइनस की ओर हो। तो इसको देखो, ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है, और इस तरीके से जम जाएंगे सारे। ओके, ठीक है। तो इनमें अब नेट विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो नेट विद्युत क्षेत्र, तो ये विद्युत का प्रभाव दर्शाएंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक है। इस समय तो इनका कुल विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण क्या है, 0 है। इस समय इनका कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं इन अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ के लिए ये बनाऊं तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये तो प्रारंभ में शून्य है द्विध्रुव आघूर्ण इनका, है ना। इसका मतलब ये इसकी जो संरचना बिना विद्युत क्षेत्र के कैसी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से। कब, जब E अनुपस्थित हो। लेकिन जैसे ही हम इसको विद्युत क्षेत्र में लाएंगे वैसे ही क्या होगा, प्लस माइनस प्लस की तरफ और प्लस जो होगा वो माइनस की तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये संरेखित हो जाएंगे।
तो अब ये भी नेट जो है इसका 0 नहीं रहेगा, पहले क्या था 0 था। इस तरीके से ये भी क्या करेगा, अब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युत प्रभाव को दर्शाएगा। ठीक है, अब आती है डेफिनेशन पराविद्युत पदार्थों का ध्रुवण। परिभाषा है पराविद्युत पदार्थों का ध्रुवण किसको कहते हैं वो देख रहे हैं। तो जब किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पराविद्युत पदार्थों का ध्रुवण। जब किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पराविद्युत पदार्थों का ध्रुवण। ठीक है, अब ये जो पराविद्युत पदार्थों का ये जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है ना, अगर ये उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती और उसकी दिशा में है, उसके अनुदिश है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, तो हम इसे कहते हैं रेखीय समदेशिक। रेखीय समदेशिक पराविद्युत पदार्थ। ठीक है, क्या कहा हमने कि यदि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है तथा उसके अनुदिश है तो हम इन्हें कहते हैं रेखीय समदेशिक पराविद्युत पदार्थ। जिन पदार्थों में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती व विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होता है उसे हम कहते हैं रेखीय समदेशिक पराविद्युत पदार्थ। ठीक है, अगली डेफिनेशन जो इसमें हमारे पास में है, देखिए दो हो गए, पराविद्युत पदार्थों का ध्रुवण, रेखीय समदेशिक पराविद्युत पदार्थ, दो डेफिनेशन हो गई। अगली जो डेफिनेशन हमारे पास में इसमें आती है वो है ध्रुवण सदिश की। इस ध्रुवण सदिश को हम कैपिटल P वेक्टर से हम शो करेंगे। तो ये कहता क्या है ध्रुवण सदिश, कि किसी पदार्थ को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा ध्रुवण सदिश द्वारा बताई जाती है। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा ध्रुवण सदिश द्वारा बताई जाती है। ठीक है, जब किसी पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होंगे। अब उसको बताने के लिए हमें क्या चाहिए, ध्रुवण सदिश चाहिए। तो अब अगर मैं रेखीय समदेशिक पदार्थ की परिभाषा से इसको यूज में लूँ तो क्या कहता है कि रेखीय समदेशिक पदार्थ के अनुसार जितने भी पदार्थ रेखीय समदेशिक होंगे उनके लिए P वेक्टर जो होगा वो हमेशा E वेक्टर के समानुपाती होगा, ये हमें पता है। विद्युत क्षेत्र के समानुपाती और उसकी अनुदिश, उसकी दिशा में होना चाहिए, तो रेखीय समदेशिक पदार्थ कहलाते हैं वो। अब इसका समानुपाती हमने हटाया तो हमारे पास में आया काई E। ठीक है, इस काई E को हम कह रहे हैं विद्युत प्रवृत्ति पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति मतलब किसी पदार्थ में कितना द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ है, प्रेरित हो सकता है ना, तो वो विद्युत द्विध्रुव प्रवृत्ति बताएगी काई ई से। तो काई ई आपके पास में P वेक्टर अपॉन E वेक्टर बन जाएगा, ये आपके पास में होता है। ठीक है, काई ई इसको कहते हैं। अब हमारे पास में क्या है, अच्छा ये एक विमाहीन राशि है, ध्यान रखना, विमाहीन मात्रकहीन। ठीक है, ये राशि ध्रुवण सदिश की परिभाषा। तो ये हमारे पास में जो बेसिक हमको तैयार करना है कैपेसिटेंस के लिए, संधारित्रों के लिए, वो हम तैयार कर रहे हैं। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, जब हम संधारित्र बनाते हैं तो दो प्लेटों का यूज़ करते हैं और हम चाहते हैं कि इस प्लेट से आवेश इस प्लेट तक जाना चाहिए। चला जाएगा लेकिन बहुत सारा कोई नुकसान भी होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पराविद्युत पदार्थ का यूज़ करते हैं, जो आगे धीरे धीरे हम आपको बताएंगे किस प्रकार से करते हैं। तो आगे हमारे पास में जो टॉपिक है वो है चालक की धारिता। चालक की धारिता, तो चैप्टर यहाँ से शुरू होता है हमारा, जो हमने थ्योरी पढ़ ली है, उसके बाद में चालक की धारिता। तो किसी चालक की धारिता किस तरीके से डिफाइन की जा सकती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए सिंपल डेफिनेशन तो ये है, किसी चालक द्वारा आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। ये तो याद हो जाएगी, यही लिखनी है, तो ये तो सिंपल है। तो आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता, आवेश
ग्रहण करने की क्षमता। अब चलते हैं आगे इसकी थ्योरी में। ये याद रखना, आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता चालक की दायता कहला रही है। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। देखिए, कोई चालक पदार्थ है जो पहले से आवेशित है। अब आप क्या कर रहे हैं, उसको और आवेश दे रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कि आपके पास में कोई आवेशित चालक है पॉजिटिव, और आप इसको और ज़्यादा पॉजिटिव देना चाहते हैं। क्या होगा कि इसके पास में जो पहले से पॉजिटिव है वो इसको प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन आपको तो देना है, तो आप क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जब कार्य कर रहे हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, और स्थितिज ऊर्जा में जब वृद्धि होती है तो विद्युत विभव भी बढ़ता है। दोनों लिंक है। तो इसके विभव में वृद्धि होती है जैसे जैसे आवेश दिया जाता है। आवेश दे रहे हैं, विभव में वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करें कि जो इसका विभव है वो आवेश पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी चालक को दिया गया आवेश या किसी चालक पर उत्पन्न विभव, किसी चालक पर उत्पन्न विभव दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, दायता की हम बना रहे हैं थोड़ा सा बेस। तो किसी चालक पर उत्पन्न विभव उसको दिए गए आवेश के समानुपाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, Q इज इक्वल टू CV, जहाँ C क्या है, समानुपाती नियता, और इस समानुपाती नियतांक को क्या आप कोई विशिष्ट नाम दे सकते हैं, तो हम कहेंगे हाँ, चालक की धारिता, या केवल धारिता भी कहेंगे आप इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास में चालक की धारिता है, C इज इक्वल टू, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन V। अब चालक की धारिता की डेफिनेशन क्या हुई, दूसरी, किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए दिया गया आवेश चालक की धारिता कहलाती है। अगर V का मान, यदि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, आपने किसी चालक पदार्थ को आवेश दिया और उसका विभव आपने कर दिया 1 वोल्ट, तो इस कंडीशन में आपने जो आवेश दिया है वो चालक की धारिता के बराबर ही होगा। तो ये सेकंड डेफिनेशन जो इस तरीके से डिफाइन की जा रही है, लिख सकते हैं। अब हमारे पास में इसका मात्रक है, तो मात्रक कितना होता है वो देख रहे हैं अपन। मात्रक क्या होता है, तो वैसे तो ऐसा ही मात्रक क्या है इसका ऐसा ही मात्रक है आपके पास में, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, ये से लिखता है। ठीक है, कूलाम पर वोल्ट को हम कहते हैं फेरड। क्या कहते हैं, फेरड कहते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, फेरड। एक फेराडे था पहले पढ़ाया था, वो अलग है, ये फेरड अलग है। तो कूलाम अपॉन वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, इसको हम कहते हैं फेरड कहते हैं। लेकिन फेरड क्या होता है, बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो हम जब कैपेसिटर बनाते हैं तो वो फेरड में नहीं बनते हैं, क्योंकि आगे चल के हम बताएंगे कि फेरड में होंगे तो उनकी साइज कितनी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, छोटे मात्रक यूज में लेते हैं, जैसे 1 मिली फेरड, 1 माइक्रो फेरड, 1 नैनो फेरड, 1 पिको फेरड। तो ये हो गया 10⁻⁻3, ये हो गया 10⁻⁻6, ये हो गया 10⁻⁻9, और ये हो गया 10⁻12 फेरड। ये इतने यूज में लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आवेश जैसे जैसे देंगे किसी चालक को, वैसे वैसे उसके विभव के मान में वृद्धि होती है। अब संधारित्र तो हमें, संधारित्र तो है ही एक ऐसी युक्ति जिसको हम आवेश देवें और अधिक से अधिक देवें, लेकिन उसके विभव में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो हम इसके कारण ही क्या करते हैं, पराविद्युत पदार्थ उसके बीच में डालते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। ये आपके पास में कुछ इसके मात्रक है जो आपको याद रखने हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आगे अगर मैं ग्राफ बनाऊं C, Q और V के बीच में, तो हमारे पास में क्या होगा, Q एंड V के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाता है तो समानुपाती होने के कारण एक सीधी लाइन प्राप्त होती। तो इसका जो ढाल होता है tan थीटा, वो हमेशा आपको क्या देगा, धारिता देगा। ठीक है, इसका ढाल हमेशा आपको धारिता ही देगा। अब किसी पदार्थ की धारिता जो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, आकार, चालक का आकार, आकृति, उसके चारों ओर माध्यम कैसा है, ठीक है, और उसके पास में यदि कोई चालक रखा है तो उस पर भी डिपेंड करता है।
तो देखिए एक चालक रखा हुआ है, मैंने इसका आवेश दिया, फुल हो गया, लेकिन इसके बाद में अगर एक और चालक रख दिया तो अब वापस खाली हो गया और चार्ज जाएगा इसके बाद। तो इस तरीके से ये पास में रखे किसी चालक पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आकार, आकृति, माध्यम फर्क पड़ता है, क्योंकि आकार बढ़ेगा, अगर आवेश देना है तो आपको आकार बढ़ाना पड़ेगा उसका। ठीक है, और हमारा तो चैलेंज ये है कि आकार कम करना है, आकार नहीं बढ़ना चाहिए, आवेशों की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, तो संधारित्र चलाएंगे मान, यह आपके पास में है। अब किसी गोलीय चालक की धारिता किस तरीके से फाइंड की जाती है वो निकाल लेते हैं। किसी गोलीय चालक की धारिता, तो देखिए गोलीय चालक की धारिता कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आ रखा है। किसी गोलीय चालक की धारिता, सपोज कीजिए कि हमारे पास में एक चालक है गोल, जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। हमने क्या किया, इसको आवेशित किया, तो इसकी सतह पर विभव का मान कितना हो गया, पढ़ा रखा आपको पिछले चैप्टर में, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, ये विभव का मान। धारिता की परिभाषा क्या कहती है, धारिता की परिभाषा से C इज इक्वल टू Q अपॉन V। समीकरण 1 और 2, 1 और 2 से क्या कर रहे हैं हम, V का मान यहाँ ला के रख रहे हैं। तो अगर मैं V का मान यहाँ रखता हूँ तो C इज इक्वल टू Q अपॉन ऊपर वाला Q, उसके बाद में ये पूरी चीज़ आ जाएगी आपके, तो 1/4πε0 Q अपॉन R, Q से Q कैंसिल, और C इज इक्वल टू R अपॉन 1/4πε0। आप इसे लिखेंगे C इज इक्वल टू R अपॉन K। ठीक है, या आप इसे लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R। ठीक, ये दोनों फॉर्मूले हैं भाई। नीचे वाले 1/4πε0 को आपने K बना दिया, और K की वैल्यू आपके पास में कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹। तो ये इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अगर सपोज कीजिए कि आपके पास में R दे रखा कहीं से, ठीक है, और आपको पूछा है कि उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो यहाँ डायरेक्ट आप 9 इंटू 10⁹ लिख के वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी की रेडियस निकालनी है और C दे रखा है कि भाई 1 फैरेड का है, उसकी रेडियस कितनी होगी, तो आप K को उधर इंटू कर सकते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और आप लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू KC। ये फॉर्मूला भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, इस पर भी न्यूमेरिकल है, इस पर भी न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये क्या कहता है ये फॉर्मूला, ये कहता है C समानुपाती R, यानी कि अगर किसी चालक की धारिता को बढ़ाना है तो उसकी साइज भी बढ़ानी पड़ेगी, तो आकार पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये है गोलीय, किसी गोलीय आवेशित चालक। अब ये कह रहा है कि अगर मैं पृथ्वी को चालक मानूं, ठीक है, अगर मैं पृथ्वी को चालक मानूं तो उसकी धारिता कितनी होगी। तो अगर आप पृथ्वी को चालक मानते हैं तो आपको पता है उसके लिए रेडियस होती है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो आप ये R की वैल्यू यहाँ रखेंगे, C इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁶ अपॉन 9 इंटू 10⁹। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर 0.711 इंटू 10⁻³ फैरेड कुछ आंसर आएगा। निकाल लेना, जो भी आता हूँ देखेंगे बाद में, है ना। वैसे यही आएगा क्योंकि 10⁻³ होगा। हाँ ठीक, ये आंसर समथिंग आएगा, इतना होता है। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास में कोई चालक है जो कि 1 फैरेड का है, क्या इस चालक, कोई चालक है जो इसकी धारिता 1 फैरेड है, तो क्या इस चालक को आप अपनी अलमारी में रख सकते हैं। अब देखिए अलमारी में रखने वाला क्या जुगाड़ है भाई, मेरे को C दे रखा है, मेरे पास K है, तो इसकी रेडियस निकाल लो। तो R इज इक्वल टू KC, तो R इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ मीटर में, तो ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या 9 इंटू 10⁹ मीटर, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या है 10⁶,
ये लगभग 1400 गुना ज़्यादा है पृथ्वी की त्रिज्या से। तो R इज इक्वल टू आर ई इंटू 1400 ऑलमोस्ट। तो आप इसको कभी भी अलमारी में तो नहीं रख सकते, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चन है जो आप कर लेंगे। ओके।